बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शमा असलम। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा जो है जीन्स मौजूद होते हैं। अगर हम लोग यूकेरियोटिक सेल के केस में बात करें तो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द जीन्स इन द यूकेरियोटिक सेल। अगर हम लोग यूकेरियोटिक सेल के केस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। अगर हम लोग जबकि कुछ जो जीन्स हैं, सम जीन्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ जीन्स जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स। आम तौर पर जो है ना ये बहुत ही ना कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनेली है। यूकेरियोटिक सेल की बात करें जिसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर क्या है जी न्यूक्लियस का, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, इसका डायमीटर है 5 माइक्रोमीटर। कितना इसका डायमीटर है, 5 माइक्रोमीटर। एक न्यूक्लियर इनवेल्प मौजूद होता है जिसने जो है ना न्यूक्लियस को जो है ना वो इनक्लोज किया होता है, न्यूक्लियस को अपने अंदर बंद किया होता है। क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियर इनवेल्प। न्यूक्लियर इनवेल्प इनक्लोजेस द न्यूक्लियस। इनक्लोजेस द न्यूक्लियस। जबकि अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें ना तो इससे सेपरेट किया होता है। इसके फंक्शन की बात करने लगी हूँ, इन न्यूक्लियर इनवेल्प के फंक्शन की बात करने लगी हूँ। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर इनवेल्प, तो इसका मकसद ये होता है कि इसने सेपरेट करना होता है इसके कंटेंट को साइटोप्लाज्म से। सेपरेटिंग इट्स contents from the cytoplasm। अब ये जो न्यूक्लियर इनवेल्प है ना ये डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है। कैसे मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है। और दो मेम्ब्रेन जो है ना ये हर जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है जिसके साथ एसोसिएटेड है प्रोटीन। इसकी कंपोजिशन कैसे है, कंपोजिशन की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर इनवेल्प, इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या मौजूद है जी, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये जो कंपोजिशन कैसी है जी, ये लिपिड बाइलेयर्स है। ये दोनों के दोनों मेम्ब्रेन्स क्या है, लिपिड बाइलेयर, जो एसोसिएटेड हैं किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड है, प्रोटीन्स के साथ। और ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं। बोथ मेम्ब्रेन्स सेपरेटेड, क्या है जी, सेपरेटेड है किस नैनोमीटर से, 20 to 40 नैनोमीटर से। क्लियर है ये चीज़। और जो ये इनवेल्प है ना, बेसिकली आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आपको मजीद जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये किसका स्ट्रक्चर है जी, ये मैंने आपके सामने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर रखा है जिसमें जो ये बेसिकली लेयर्स हैं। ये जो रेड से रिप्रेजेंटेशन की हुई है ना, ये आउटर लेयर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन ने मिलकर क्या बनाया है, न्यूक्लियर इनवेल्प बनाया है। क्या बनाया है, न्यूक्लियर इनवेल्प।
और ये दोनों के दोनों आउटर भी और इनर मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से सेपरेट है किस स्पेस के जरिए। इनके दरमियान जो स्पेस है वो 20 से लेकर 40 नैनोमीटर तक है। इसकी कंपोजिशन के बारे में मैंने बताया, इसकी जो कंपोजिशन है वो बेसिकली लिपिड बाइलेयर है एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैं पोर कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करने लगी हूँ। ये बेसिकली पोर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जो कि न्यूक्लियर पोर से ही बेसिकली लिया गया है। इसको ही जो है ना वो मजीद भरा करके दिखाया गया है यहाँ पे। ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि राइबोसोम्स वगैरह भी आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका है, पोर कॉम्प्लेक्स का। हर ये जो पोर आपको नजर आ रहे हैं ना, हर पोर की टिप के ऊपर क्या है जी, एट द टिप ऑफ ईच पोर, ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स है ना, इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स, इन्होंने करना होता है न्यूक्लियर इन्वेल्प को कॉन्टिन्यूस करना होता है कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है मुसलसल जारी रहे। और इनके पास एक इंट्रिकेट प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पोर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियर पोर के पास क्या मौजूद होता है, पोर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या है, ये इंट्राकेट प्रोटीन स्ट्रक्चर है। अब ये हर पोर के अंदर मौजूद होता है पोर कॉम्प्लेक्स, हर पोर के अंदर क्या मौजूद है, पोर कॉम्प्लेक्स। और इस पोर कॉम्प्लेक्स का जबरदस्त किस्म का फंक्शन ये है कि इसने रेगुलेट करनी है, किसकी रेगुलेट करनी है, एंट्री एग्जिट भी करवाना है और एंट्री भी देनी है, किसको, मोस्ट प्रोटीन्स को, आरएनएस को और माइक्रो मोलिक्यूल्स को। ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मजीद। मैं किसकी बात कर रही हूँ, पोर कॉम्प्लेक्स के हवाले से। और पोर कॉम्प्लेक्स कहाँ में मौजूद होता है, हर पोर में मौजूद होता है पोर कॉम्प्लेक्स। पोर कॉम्प्लेक्स ये बेसिकली क्या है जी, ये इंट्रिकेट प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इंट्रिकेट प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इसका फंक्शन क्या है जी, फंक्शन ऑफ पोर कॉम्प्लेक्स, फंक्शन ऑफ पोर कॉम्प्लेक्स। तो इसने क्या करना है जी, रेगुलेट करना है। इसने क्या करना है जी, रेगुलेट करना है। किसको रेगुलेट करना है, एंट्री को भी और एग्जिट को भी, एंट्री भी और एग्जिट भी। किसकी एंट्री और एग्जिट को, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, क्या आ जाती हैं, प्रोटीन्स, आरएनएस और इसके साथ साथ लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये, लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इन सब की प्रोटीन आरएनएस और माइक्रोमोलिक्यूल्स को एंटर भी करना है और एग्जिट करने में भी किसने हेल्प करनी है, पोर कॉम्प्लेक्स ने। अब पोर्स के अलावा ये जो न्यूक्लियर साइड है ना इन्वेल्प की, उसके पास न्यूक्लियर लेमिना मौजूद है। क्या मौजूद है जी, न्यूक्लियर लेमिना मौजूद है। अब ये न्यूक्लियर लेमिना को जो हम लोग जो है ना उसको डिस्क्राइब करते हैं कि न्यूक्लियर लेमिना क्या है। न्यूक्लियर लेमिना कि एक नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है, प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क है। नेट लाइक अरे, ये क्या बेसिकली नेट लाइक अरे है। किसका अरे है जी, मैकेनिकली सपोर्ट कर रहा होता है न्यूक्लियर इनवेल्व को। मैकेनिकली क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है न्यूक्लियर इनवेल्व को। इन नेट लाइक अरे है किसका, प्रोटीन फिलामेंट का, प्रोटीन फिलामेंट का ये नेट लाइक अरे है। न्यूक्लियर इनवेल्व क्या है, नेट लाइक अरे है, किस चीज का, प्रोटीन फिलामेंट का।
अब इसका फंक्शन क्या है जी, इसने न्यूक्लियस की शेप जो है ना वो मेंटेन करनी होती है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, तो इसमें बेसिकली क्या चीज आ जाती है, मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, मेंटेन द शेप, मेंटेन क्या करनी होती है, शेप। अब ये कैसे मेंटेन करेगा शेप को, इसने मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करनी है न्यूक्लियर इन वेल को, इसने क्या करनी है, मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड सपोर्ट मैकेनिकली, ताकि क्या किया जा सके, शेप को मेंटेन किया जा सके, किसकी शेप को, न्यूक्लियस की शेप को। अब देयर इज आल्सो मच एविडेंस फॉर अ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स बेसिकली होता है, ये फ्रेमवर्क है फाइबर्स का, जो कि सारे के सारे न्यूक्लियर इंटीरियर में जो है ना फैला हुआ होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स ये क्या है बेसिकली, ये फ्रेमवर्क है किसका, फाइबर का, अ फ्रेमवर्क ऑफ फाइबर्स। अब इसका फंक्शन क्या है जी, कहाँ पे फैला हुआ है, थ्रू आउट द न्यूक्लियर इंटीरियर, थ्रू इस सारे के सारे जो न्यूक्लियर इसका जो इंटीरियर पोर्शन है ना वहां पे ये जो है ना वो फैला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो डीएनए है ना उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स। within a nucleus, within a nucleus डीएनए ऑर्गेनाइज्ड है, किस फॉर्म में जी, डिस्क्रीट फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स। अब इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होता है जिसने कैरी करनी होती है इंफॉर्मेशन को, किस इंफॉर्मेशन को, जो कि जेनेटिक बेसिस रखती है। फंक्शन क्या है जी क्रोमोसोम्स का, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कैरी दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हर जो क्रोमोसोम्स है ना उसके पास एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, क्रोमैटिन का नाम देते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है, क्रोमैटिन। ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का और डीएनए का, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। जब प्रोटीन और डीएनए के कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो क्या बनेगी, क्रोमैटिन बनेगा। अब स्टेन्ड क्रोमैटिन जो है ना अपीयर्स होते हैं एज ए डिफ्यूज मैस के तौर पर, ठीक है। अगर हम लोग इनको लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो क्या होता है, स्टेन्ड क्रोमैटिन यूजुअली अपीयर्स, क्लियर है। अब जैसे जो सेल है ना वो डिवाइड करेगा, एज अ सेल प्रीपेयर्स टू डिवाइड, थिन जो क्रोमैटिन फाइबर है ना उसने क्वाइल अप हो जाना है, उसने कंडेंस हो जाना है, उससे क्या करना है, बिकमिंग थिक हो जाएगा, इतना थिक हो जाएगा कि उसको हम लोग जो है ना डिस्टिंग्विश जो है ना वो आसानी से नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश एज अ फेमिलियर सेपरेट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग इसका नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। हर जो यूक्रोमैटिक स्पीशीज है ना उसके पास करेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्या है, करेक्टरिस्टिक्स नंबर। अगर मैं बात करूँ किसकी, ह्यूमन की एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है ह्यूमन की,
तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद है। कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं सवाई सेक्स सेल्स के, जिसमें एग्जोस्पर्म्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, और ये तकरीबन जो है 23 पेयर्स बनते हैं। कितने बनते हैं क्रोमोसोम्स के पेयर्स? 23। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करें? फ्रूट फ्लाई के हवाले से। फ्रूट फ्लाई, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ना, वो 8 है। कितने पाए जाते हैं? 8 क्रोमोसोम्स। और जबकि इसके जो सेक्स सेल्स है ना, 4 इसके सेक्स सेल्स में मौजूद होते हैं। 4 कहाँ मौजूद होते हैं? सेक्स सेल्स में। अब सबसे जबरदस्त प्रोमिनेंट जो है ना, वो हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, जो इसका नाम है न्यूक्लियोलस। इसका क्या नाम है? यहाँ पे देखिए आप लोग, ये बेसिकली सबसे ज्यादा आप लोगों को जो है ना, वो डोमिनेंट पोर्शन नजर आ रहा है, जिसको हम लोग क्या, किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस का। इसको हम लोग प्लूरल न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। ये अपेयर होता है उस वक्त जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। और ये मैस है, ये न्यूक्लियोलस क्या है बेसिकली? ये मैस है। किस चीज का मैस है? स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स का मैस है, ठीक है। और इसके पास फाइबर्स मौजूद है। अब स्टेन ग्रेन्यूल्स और फाइबर्स ने आपस में मिलकर जो है ना, क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना होता है। क्लियर है? एक आरएनए की टाइप है, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसको भी हम लोग जो है ना, वो नेक्स्ट मजीद इसको देखेंगे। ये देखिए आपको क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसमें ये देखिए, ये जो हेट्रोक्रोमैटिन है ना, वो आप लोगों को जो सबज से मैंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है, ये हेट्रोक्रोमैटिन की हुई है, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म है। क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म है। और इयोक्रोमैटिक जो है ना, ये कंडेंस्ड फॉर्म नहीं है। और मैंने क्रोमैटिन के बारे में बताया था कि ये बेसिकली क्या है, ये ईच क्रोमोसोम्स, हर जो क्रोमोसोम्स है ना, ये वो क्रोमैटिन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? हर क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन से मिलकर बनता है। और क्रोमैटिन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और डीएनए है। ये बेसिकली क्या है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किसका? प्रोटीन का और डीएनए का। और जब स्टेन्ड क्रोमैटिन है ना, वो अपेयर्स होते हैं एज डिफ्यूज मैस के तौर पर, ठीक है, जब हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब जैसे जो सेल है ना, वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाता है ना, तो एक थिन क्रोमैटिन फाइबर जो है ना, वो कॉइल अप हो जाती है, वो कंडेंस हो जाती है, और वो क्या कर लेती है? वो थिक हो जाती है। इतना थिक हो जाती है कि उसको हम लोग जो है ना, आमतौर पर जो है ना, फेमिलियर सेपरेट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग इसका नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। हर इयोक्रोमेटिक स्ट्रक्चर के पास खास किस्म के जो है ना, वो करेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है ये चीज? क्या है? करेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके बारे में आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब मैं किसकी बात करने जा रही हूँ? न्यूक्लियोलस की बात करने जा रही हूँ, जो कि क्या है? एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है बेसिकली? न्यूक्लियोलस एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस की बात होने जा रही है। ये बेसिकली क्या है जी? ये नॉन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस के अंदर। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर विद इन अ, ये कहाँ मौजूद होता है जी? नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस के अंदर। नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको हम लोग जो देख सकते हैं ना, हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो हम लोग को ये अपेयर नजर आएगा जैसा कि ये डेंसली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स है। ये क्या है जी? डेंसली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स है। और क्या है? फाइबर्स है। फाइबर्स, जिससे जो है ना, आपस में मिल के क्या करना होता है? क्रोमैटिन का पार्ट बनना होता है, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन। एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ क्रोमैटिन
माइटन। ठीक है, अब एक टाइप है आरएनए की जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, उसको सेंथिसाइज किया जाता है। जैसी इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है ना, मतलब कि डीएनए प्रोवाइड करता है, उसी हिसाब से जो है ना राइबोसोमल आरएनए की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। इसको हम लोग मजीद जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। राइबोसोमल आरएनए को देखने लगे हैं। राइबोसोमल आरएनए, इसको हम लोग किस तरह देख सकते हैं जी, ये क्या है, ये आरएनए की टाइप है। ये किसकी टाइप है, आरएनए की टाइप है। और राइबोसोमल आरएनए को क्या किया जाता है, सेंथिसाइज्ड किया जाता है। सेंथिसाइज्ड किस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जो कि प्रोवाइड कौन करता है, डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ना उसमें प्रोटीन इंपोर्टेड की जाती है। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है जी, राइबोसोमल आरएनए बी क्या होता है, प्रीपेयर होता है किसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो कि डीएनए ने प्रोवाइड की होती है। और दूसरा ये है कि प्रोटीन को क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्टेड कहाँ से इंपोर्टेड किया जाता है, साइटोप्लाज्म से। अब वो प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म से क्या की गई है, इंपोर्ट की गई है। क्या की गई है, इंपोर्ट की गई है। उससे नेक्स्ट क्या होगा जी, असेंबल्ड विद द आरएनए। अब ये जो प्रोटीन है किससे मिली है जी, राइबोसोमल आरएनए से मिली है। और जब ये राइबोसोमल आरएनए मिली है तो ये लार्ज और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर्मेशन कर देगी। किसकी कर देगी, लार्ज और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन कर देगी। अब ये जो सब यूनिट्स है ना, इन्होंने एग्जिट करना है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर के जरिए। ये जो सब यूनिट्स है क्या करेंगे, ये एग्जिट करेंगे, निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे जी, न्यूक्लियस से एग्जिट करेंगे। ये एग्जिट किस वे से करेंगे, न्यूक्लियर पोर के जरिए। ठीक है, अब अब जैसे ये न्यूक्लियस से निकल गया न्यूक्लियर पोर के जरिए, तो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स ने इकट्ठी होकर किसमें फॉर्मेशन करनी है, राइबोसोम्स में। वेयर अब ये मूव कहाँ चले गए हुए हैं, साइटोप्लाज्म तक। न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ तक चले गए हैं, साइटोप्लाज्म में। और अब साइटोप्लाज्म में इन्होंने क्या करना है, स्मॉल यूनिट्स और प्लस लार्ज यूनिट्स, इन्होंने आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करनी है, राइबोसोम की। क्लियर है, बहुत ही वाजिया और मैंने ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैंने दो फंक्शंस बताए। सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो न्यूक्लियोलस के फंक्शंस की बात कर रही हूँ, किसके फंक्शंस की, न्यूक्लियोलस फंक्शन, न्यूक्लियोलस फंक्शन। इससे मैंने किसके हवाले से बात की, एक तो राइबोसोमल आरएनए प्रीपेयर हुआ, ठीक है, और दूसरा क्या है जी, प्रोटीन। प्रोटीन क्या हुई, इंपोर्ट हुई साइटोप्लाज्म से। और वो प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट हुई है उसने आरएनए के साथ मिलकर लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट्स की फॉर्मेशन की है। जैसे लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट्स की फॉर्मेशन हो गई तो इन यूनिट्स ने न्यूक्लियस से बाहर निकले हैं। अब न्यूक्लियस से बाहर किस वे से निकले हैं, न्यूक्लियर पोर के जरिए निकले हैं। ठीक है, और जैसे ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स आपस में मिले हैं तो इन्होंने क्या किया है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कर दी है विद इन अ साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट इस तरह से हुआ है कि कुछ जो है ना, समटाइम्स देयर आर टू या मोर न्यूक्लियोलाई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक या फिर दो से ज्यादा क्या होती है, न्यूक्लियोलाई मौजूद होती हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात क्या होता है जी,
टू या फिर मोर न्यूक्लियोलाई जो है ना वो मौजूद होती है। इनका जो नंबर है ना, इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर। देयर नंबर आर डिपेंड अपॉन स्पीशीज। किस पे डिपेंड करता है जी? स्पीशीज पे। और उस सेल की उस स्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है। कौन सी स्टेज? रिप्रोडक्टिव साइकिल में। स्टेज ऑफ सेल इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल। स्टेज ऑफ सेल किसमें? रिप्रोडक्टिव साइकिल में। रिप्रोडक्टिव साइकिल में, ठीक है। अब जो रिसेंट स्टडीज है ना वो सजेस्ट करती है कि न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है ना उसका रेगुलेट करना है कुछ सेलुलर प्रोसेस को, जिसमें हम लोग सेल डिवीजन की बात आ जाती है। इसका जो फंक्शन जो लेटेस्ट जो है ना वो क्या कहती हैं? इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट करता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? सेलुलर एक्टिविटीज को। किसको रेगुलेट करता है? सेलुलर एक्टिविटीज को, जिसमें क्या आ जाता है? सेल डिवीजन। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है जी? ये सेल डिवीजन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब जो न्यूक्लियस है ना डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये भी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है ना वो डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब इसको मैं मजीद ये न्यूक्लियोलस के बारे में ये देखें कि मैंने ये कहा कि न्यूक्लियोलस ने क्या करना है जी? इसने राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन करनी है। और राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन कैसे होगी? वो इंस्ट्रक्शंस जो कि किसने प्रोवाइड की हैं? डीएनए ने प्रोवाइड की हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन होगी न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। अब प्रोटीन को क्या किया जाएगा? इंपोर्ट किया जाएगा। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। जैसे प्रोटीन इंपोर्ट होगी साइटोप्लाज्म से तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आपस में स्मॉल और लार्ज सब यूनिट